हमारी यह वीडियो सीरीज शुरू होती है उस दिव्यता से जहां स्त्री और पुरुष समान ऊर्जा के रूप में कार्य करते थे। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि सतयुग से कलयुग तक की यात्रा में स्त्री और पुरुष के मध्य संतुलन टूटने की शुरुआत कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि सतयुग में नारी को केवल पूजा नहीं जाता था, बल्कि उसकी चेतना को जीवन की नींव माना जाता था। जहां स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाएं एक साथ एक संतुलन में सृष्टि को पोषित करती थी। लेकिन इस संतुलन को सबसे पहले कैसे तोड़ा गया, कैसे चेतना में दरारें पड़ी। आइए उस यात्रा की शुरुआत करें जहां युगों का क्रम बदलने लगा। सृष्टि के आरंभ की कहानी। सृष्टि की शुरुआत में स्त्री और पुरुष नाम की कोई संज्ञा नहीं थी। तब ना कोई भेद था, ना कोई स्वरूप, बस एक ही चैतन्य ऊर्जा थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थी। वह ऊर्जा ना स्त्री थी ना पुरुष, वह केवल ब्रह्म थी, अद्वितीय, अखंड और असीम। लेकिन जब इस ब्रह्मांड में जीवन का चक्र आरंभ होना था, जब धरती पर समय, सृजन और विकास का क्रम बनाना था, तब उसी एक परम चेतना ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। ना ये विभाजन द्वंद्व का था, ना ही विरोध का, बल्कि यह विभाजन था कर्तव्य का, पूरकता का और संतुलन का। यही एक चेतना स्त्री और पुरुष के रूप में अवतरित हुई। स्त्री बनी करुणा, संवेदना, गति और सृजन की शक्ति, और पुरुष बना आधार, स्थिरता, संरचना और संलग्नता की शक्ति। ये दोनों ऊर्जाएं कभी प्रतिद्वंदी नहीं थी, बल्कि वे तो एक दूसरे की छाया और प्रकाश थी, जैसे स्वर और लय, जैसे सांस और जीवन। स्त्री और पुरुष का यह पृथक रूप केवल पृथ्वी के जीवन चक्र को गति देने के लिए था, ताकि सृष्टि आगे बढ़े, पोषित हो और चेतना की यात्रा पूर्ण कर सके। पुरुष शक्ति में स्थिरता, दृढ़ता और आधार है, किंतु उसमें भाव शून्यता होती है। वहीं स्त्री शक्ति प्रेम है, करुणा है, गति है, संवेदना है। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलन में होती है, तभी ब्रह्मांड में जीवन चलता है। इन्हीं दोनों ने सृष्टि को अपनी चेतना से जन्म दिया, उसे संवारा, पोषित किया और संतुलन में रखा। इन दोनों के बीच ना कोई भेदभाव था, ना कोई वर्चस्व की लालसा। उनके संबंधों में ना कोई सामाजिक हस्तक्षेप था और ना ही किसी तीसरी शक्ति का अधिकार। वह केवल सहयोग, समर्पण और सम्मान की चेतना से संचालित थे। जहां संतुलन था, ऊर्जा की शुद्धता थी और नकारात्मक शक्तियों का कोई वजूद नहीं था। और वहीं से पृथ्वी पर युगों की शुरुआत हुई। सतयुग, एक पूर्ण संतुलन का युग, जब दिव्यता प्रबल थी। सतयुग की शुरुआत एक दिव्य संतुलन से हुई थी। स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से जागरूक, सक्रिय और पूज्य थे। ना कोई ऊंच नीच थी, ना वर्चस्व, ना हीनता। स्त्री और पुरुष की ऊर्जाएं समभाव में प्रवाहित थी, एक गति, एक लय, एक चेतना के साथ। धरती पर हर ओर प्रकाश था, शुद्धता थी और जीवन में देवत्व का वास था। तब हर आत्मा स्वयं में देवता थी। स्त्री और पुरुष दोनों सृजन के केंद्र में थे, एक दूसरे के पूरक, ना कि प्रतिद्वंदी। यही कारण था कि सतयुग में संघर्ष नहीं था, क्योंकि जहां संतुलन होता है वहां द्वंद्व नहीं पनपता। उस समय का समाज शक्ति और करुणा, स्थिरता और गति सभी तत्वों में समरस था, और यही समरसता इस युग की सबसे बड़ी शक्ति थी। नकारात्मक शक्तियां तब भी अस्तित्व में थी, पर वे अन्य लोकों में सीमित थी और हावी नहीं हो पाती थी। इस धरती पर उनका प्रवेश वर्जित था। वे इस संतुलित ब्रह्मांड में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। लेकिन उन नकारात्मक शक्तियों को एक दिन यह समझ में आ गया कि यदि उन्हें पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, तो सबसे पहले उन्हें इस दिव्य संतुलन को बिगाड़ना होगा, और इसके लिए उन्हें स्त्री की शक्ति को पुरुष से दूर करना होगा और उसे कमजोर करना होगा। क्योंकि जब तक स्त्री जागरूक है, जब तक वह पुरुष शक्ति से और अपनी प्रेम और करुणा से जुड़ी है, तब तक ना तो अधर्म टिक सकता है, ना ही कोई अंधकार सत्ता पा सकता है।
स्त्री शक्ति ही वह दिव्य ऊर्जा थी जो धरती को संतुलन में रखती थी, जो पुरुष को संवेदना से जोड़ती थी और चेतना को प्रेम से जोड़ती थी। इसलिए उसे ही सबसे पहले निशाना बनाया गया, क्योंकि जब स्त्री टूट जाती है तो समाज बिना युद्ध के ही जीत लिया जाता है। उन्होंने जान लिया था कि यदि पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो सबसे पहले स्त्री शक्ति को ही अपने शिकंजे में लेना होगा, और उन्होंने स्त्री शक्ति को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और इसी योजना के तहत उन शक्तियों ने रणनीति बनाई। धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां धरती पर उतरने लगी। उन्होंने युद्ध की चुनौती देना शुरू किया, लेकिन हर बार वे पराजित हुई, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक स्त्री या एक पुरुष से नहीं लड़ना पड़ता था। उन्हें उस दिव्य संतुलन से टकराना होता था जहां स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा एक दूसरे की पूरक और रक्षक थी। जब भी वे युद्ध के लिए आती तो उन्हें करुणा और साहस, प्रेम और पराक्रम के संगम से टकराना पड़ता। इस एकता में इतनी सामर्थ्य थी कि कोई भी अंधकार उसे छू भी नहीं सकता था। और जब युद्ध भूमि में हार निश्चित हो गई, तब उन्होंने सीधे युद्ध का मार्ग छोड़कर एक छल का मार्ग चुना। उन्होंने स्त्री को ही अपना पहला निशाना बनाया। उन्होंने तपस्या की, वर्षों तक साधना की और फिर उसी करुणामयी शक्ति से इस तरह से वरदान मांगा कि जब वे अगली बार युद्ध करें तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे की सहायता ना कर सकें, एक दूसरे की ऊर्जा का संबल ना बन सकें। स्त्री अपनी सहज करुणा में अंधी होकर यह वरदान दे बैठी, क्योंकि तपस्या का फल देना आवश्यक था। और जब वे नकारात्मक शक्तियां पुनः लौटी तो उन्होंने अब स्त्री और पुरुष को अलग अलग कर दिया। उन्होंने किसी न किसी बहाने से पुरुष को स्त्री से दूर किया, कभी युद्ध के नाम पर, कभी कर्तव्य के नाम पर, और फिर उसी क्षण को चुना जब स्त्री अकेली थी, तब उन्होंने उस पर आक्रमण किया। उन्होंने स्त्री की शक्ति को घायल किया, प्रकृति को क्षत विक्षत किया। स्त्री और पुरुष शक्ति दोनों वही थे, शक्तिशाली भी थे, पर अब उनके बीच का वह ऊर्जा संवाद टूट चुका था। उन नकारात्मक शक्तियों के छल ने उसे तोड़ दिया था। और जब युद्ध हुआ तो स्त्री अकेली थी और उसका पूरक पुरुष उसकी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि उस छल से लिए हुए वरदान ने उन्हें मानसिक रूप से एक दूसरे से काट दिया था। स्त्री की करुणा अब उसका कवच नहीं, उसकी बेड़ी बन चुकी थी, और पुरुष की शक्ति अब उसका सहारा नहीं, एक मौन दर्शक बनकर रह गई थी। नकारात्मक शक्तियों ने युद्ध जीता नहीं, उन्होंने एकता को हराया, उन्होंने संतुलन को बिगाड़ा, उन्होंने स्त्री और पुरुष की चेतना के बीच संदेह, भ्रम और अलगाव का बीज बो दिया। धीरे धीरे सतयुग की वह दिव्यता जहाँ स्त्री और पुरुष एक ही आत्मा के दो पक्ष से खंडित होने लगी। पुरुष के सहयोग के अभाव में धीरे धीरे स्त्री की शक्ति कम होने लगी। फिर जैसे जैसे सतयुग आगे बढ़ा, धीरे धीरे चेतना में कुछ सूक्ष्म दरारें बनने लगी, जो दिखाई नहीं देती थी पर अनुभव की जा सकती थी। सतयुग के अंत तक वे नकारात्मक शक्तियां जो अब तक अन्य लोकों में सीमाओं के पार थी, उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। ना आक्रमण किया गया, ना युद्ध हुआ, बस चेतना के द्वार खोल दिए गए, और वही बना आने वाले युगों के पतन का बीज। त्रेता युग, जब उन्होंने समाज की चेतना में जहर घोला। अब वे नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर उतर आई थी। हालांकि शुरुआत में उनका प्रभाव सीमित था, वे मुख्य रूप से दूर देशों और कुछ विदेशी संस्कृतियों तक सीमित थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समाज में वर्ग, सीमाएं और अधिकार बनने लगे। परिवार और समाज की संरचना बननी शुरू हुई, और साथ ही स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं भी परिभाषित होने लगी। रावण द्वारा सीता का हरण और अन्य स्त्रियों का अपमान यह संकेत था कि अब इन शक्तियों ने समाज में प्रवेश पा लिया था। त्रेता युग में उन नकारात्मक शक्तियों ने अपनी रणनीति को और भी अधिक सूक्ष्म और चालाक बना लिया। अब उन्होंने सीधा युद्ध नहीं किया, उन्होंने छल किया। उन्होंने छल से स्त्री को पुरुष से अलग किया और फिर उसके चरित्र पर प्रहार किया। उन्होंने एक भ्रांति फैलाई कि जो स्त्री पुरुष से दूर रहती है वह चरित्रहीन होती है, और फिर इसी भ्रम को समाज की सोच में इस तरह पिरो दिया कि स्त्री को अपने ही सम्मान की रक्षा के लिए पुरुष से दूर रहना पड़ा। सीता जी का वनवास जाना
इसी का एक उदाहरण था। और पुरुष को मर्यादा के नाम पर अपनी स्त्री से दूरी बनानी पड़ी। यह सब एक गहरी साजिश थी जिसका उद्देश्य था स्त्री और पुरुष को अलग करके उन्हें कमजोर करना। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ नहीं होती तो संतुलन टूटता है और टूटे हुए संतुलन में ही नकारात्मक शक्तियां फलती फूलती हैं। सीता का हरण केवल उसके शरीर का हरण नहीं था, वह उस स्त्री चेतना का हरण था जो पुरुष चेतना के साथ मिलकर सृष्टि को स्थिर और पोषित करती थी। इस घटना के बाद समाज के भीतर धीरे धीरे एक विचारधारा का जहर घुल गया। अब समाज ने उसे शक्ति की मूर्ति नहीं बल्कि संस्कार और मर्यादा के बोझ के रूप में देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे त्रेता आगे बढ़ा, ये नकारात्मक शक्तियां सोच, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों में सेंध मारने लगी। स्त्री के सम्मान में कमी आने लगी, लेकिन संतुलन अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। हाँ, उसका कंपन महसूस होना शुरू हो गया था। जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो वह निर्णय पति पत्नी या परिवार का नहीं बल्कि समाज की कठोर और संकुचित सोच के दबाव में लिया गया था। यह परिवार की मर्यादा नहीं बल्कि समाज के मानसिक हस्तक्षेप की शुरुआत थी। राम और सीता जैसे चरित्र उस युग की चेतना के प्रतीक बने, जहां पति पत्नी के बीच अब भी बराबरी, प्रेम और गहरा सम्मान था और परिवार उनके साथ था। राम ने सीता को मर्यादा दी और सीता ने राम का साथ निभाया। उनका रिश्ता उस समय का आदर्श था, एक ऐसा परिवार जहां संतुलन अब भी जीवित था। त्रेता युग के अंत तक स्त्री को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा था। परिवार में अब भी संतुलन था, लेकिन समाज, विचार और परंपराएं अब धीरे धीरे विषाक्त होने लगी थी। द्वापर युग, जब नकारात्मकता घर की चौखट लांघ गई और घर की दीवारें गिरने लगी। द्वापर युग तक आते आते स्त्री और पुरुष की ऊर्जा के बीच का संतुलन पहले से कहीं अधिक कमजोर हो चुका था। अब वे नकारात्मक शक्तियां जो कभी केवल समाज की सीमाओं तक थी, धीरे धीरे घर के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उनकी उपस्थिति अब केवल बाहर की व्यवस्था को नहीं बल्कि परिवार की आत्मा को भी संक्रमित करने लगी थी। मनुष्य के भीतर अब द्वेष, लोभ और अहंकार का जहर बढ़ने लगा था। समाज की नैतिकता धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और इस बार प्रहार सीधे स्त्री की अस्मिता पर था। अब अपमान केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं रहा, वह परिवार की सभा, दरबार और रिश्तों की गोद तक पहुंच गया। स्त्री अब किसी बाहरी शत्रु द्वारा नहीं बल्कि अपने ही परिजनों द्वारा अपमानित की जाने लगी। द्रौपदी का चीरहरण एक घटना नहीं थी, वह चेतना की सबसे बड़ी हार थी। जब उसे सभा में घसीटा गया, जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ, तो केवल एक स्त्री नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की करुणा, प्रेम और मर्यादा को सरेआम खींचकर फेंक दिया गया था। यह संकेत था कि अब स्त्री के लिए घर भी सुरक्षित नहीं रहा। और सबसे बड़ा दुख यह था कि इस अन्याय के बीच बहुत सारे लोग मौन थे। बहुत सारे महारथी जो धर्म के रक्षक माने जाते थे, वही अपनी आंखें फेरकर इस पाप में सहभागी बन गए थे। यह वही युग था जब धर्म का रूप बचा था पर आत्मा खो चुकी थी। लेकिन इस अंधकार के बीच अब भी कुछ दीप जलते थे। कुछ पुरुष पिता, भाई और पति के रूप में अब भी स्त्री के सम्मान के लिए खड़े हुए थे। अभी भी करुणा, प्रेम और चेतना की चिंगारी शेष थी। घर के भीतर अभी भी करुणा जीवित थी। स्त्री को अब भी प्रेम और संबल मिलता था। यही कारण था कि द्वापर युग पूरी तरह अंधकार में नहीं डूबा था। असंतुलन था पर चेतना अब भी बुझी नहीं थी। लेकिन फिर कलयुग आया। नकारात्मक शक्तियों ने तक देश, समाज और परिवार को अपने वश में कर लिया था। लेकिन अनगिनत प्रहारों के बाद भी जब नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से सृष्टि का संतुलन नहीं बिगाड़ सकी, तो उन्हें पहली बार यह गहराई से समझ में आया कि सत्य की जड़ें अब भी जीवित हैं और उस सत्य का आधार है स्त्री और पुरुष के बीच का पारस्परिक सम्मान और प्रेम। स्त्री की सहनशीलता, उसकी करुणा, उसका निस्वार्थ प्रेम और पुरुष का उसके प्रति समर्पण, सुरक्षा और सम्मान। कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में,
तो कभी पति के रूप में। यही वे तत्व थे जो तमाम अंधकार के बावजूद अब तक दिव्यता को इस सृष्टि में टिकाए हुए थे। एक स्त्री को कोई नकारात्मक शक्ति परास्त नहीं कर सकती और स्त्री तब तक नहीं हारती जब तक वह स्वयं हार मानने को तैयार ना हो। जब तक उसे पुरुष शक्ति का सहयोग, सम्मान और समर्थन मिलता रहता है, तब तक वह अडिग खड़ी रहती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वह यमराज से भी लड़ जाती है। परंतु स्त्री वास्तव में तब टूटती है जब वही पुरुष शक्ति उसे हीन, कमजोर और महत्वहीन महसूस कराती है। और जब नकारात्मक शक्तियों को इस सच्चाई का बोध हुआ, तब उन्होंने अपनी सबसे घातक रणनीति रची। अब उनकी अगली चाल थी स्त्री और पुरुष के बीच सीधा हस्तक्षेप कर उनके मध्य प्रेम को खत्म करना और पुरुष के द्वारा स्त्री को हीन महसूस कराना। और इसलिए इस बार नकारात्मक शक्तियों ने केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर से रिश्तों को खोखला करना शुरू कर दिया। अब नकारात्मक शक्तियां स्त्री से सीधे युद्ध नहीं करती, बल्कि पुरुष और परिवार के माध्यम से उसे उसके अपने अस्तित्व पर संदेह कराती हैं। और जब स्त्री खुद को हीन समझने लगती है, तभी उसकी सबसे बड़ी हार होती है। सतयुग से द्वापर युग तक का यह संक्रमण बताता है कि चेतना में सबसे पहली हलचल कब और कैसे शुरू हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक गुप्त योजना के अंतर्गत कलयुग की जड़ें रखी गई, जहां स्त्री की चेतना पर पहली गहरी चोट की गई। कैसे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर स्त्री के सम्मान को गिराया गया। कैसे प्रेम और परंपरा के नाम पर बनाए गए त्योहार, रिश्ते और रस्में स्त्री की उड़ान के पंखों को धीरे धीरे जकड़ते चले गए। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हैं, आपको सच का दर्पण दिखा रहे हैं, तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी इस चेतना के जागरण की यात्रा में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि जब हम सब मिलकर चेतना को जागृत करते हैं, तभी युगों की दिशा बदलती है और तभी फिर से सतयुग का आगमन होता है।